Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Advocate Waisa Rafiq and I am the co-founder of Juris Planet. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पर्टिनेंट एक इशू के ऊपर बात करेंगे विच इज़ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वैसे ही पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है और व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ तो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ कॉन्स्टिट्यूट्स सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस अगर हम ओवरऑल चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में देखें तो उसी हवाले से आज हमने बात करने के लिए हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं मिस्टर आसिफ इकबाल चौधरी, ही इज़ दी असिस्टेंट डायरेक्टर एट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में अपने सर्विस में बहुत से ऐसे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, उन पर काम किया है और बहुत से केसेस में कन्विक्शंस भी हुई हैं। उनमें से एक बहुत पॉपुलर केस जो भी रिसेंटली हमने देखा सादत अमीन केस था, उसमें भी ही वॉज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। तो हम उस केस की भी डिटेल्स उनसे जानेंगे और बाकी भी जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है इसका जो कानून है उस पर सजाएं क्या क्या हैं और प्रोसीजर क्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और सबसे पहले टू बिगिन विद आई वुड वांट टू आस्क के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हमारे जो इदारे हैं वो बहुत एक्टिवली ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट स्टिल वी सी के जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, केसेस में कमी नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द केसेस? जितने हमें पता चलते हैं मजीद उससे आगे बढ़ते हुए ही हमें नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इनवाइट किया। ये एक तो हम इसको ऑफेंस समझ के इस पे इन्वेस्टिगेशन जाहिर है वो करना होती है हमें। दूसरा एक काज है जिस पे हम लोगों ने काम करना है, इसको रोकने के लिए, इसको इसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाने के लिए जाहिर है हमारा एक पार्ट है सोसाइटी में जो हमने प्ले करना है, बीइंग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या मेंबर ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो हम कोशिश करते हैं केसेस टू केसेस के उस इस चीज़ को क्योंकि हमें आजकल अब कुछ अरसा से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि डेफिनेटली पहले भी था, लेकिन जब से इन चीज़ों को डील करना शुरू किया है तो हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारा फ्यूचर है जिससे वो खेलने की लोग कोशिश करते हैं, और ये वो काम है जिसको अगर नहीं रोका गया तो हमारी सोसाइटी जो है वो बुरी तरह डैमेज होगी। मुस्तकबिल हमारा वो लोग जिन्होंने आगे चल के स्टेट को संभालना है, हमारे इदारों को संभालना है, उनकी प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, उनको उनमें कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होने चाहिए उनकी। अगर देखें ये चीज़ भी हमने देखी एक एक काफ़ी अरसा पहले जो पहला केस जो मैंने अपने होश में देखा, एक जावेद नाम का बंदा था, शायद वो भी कसूर में पकड़ा गया था बच्चों के अब्यूज़ में। तो जब उसका इंटरव्यू किया गया तो पता चला कि जब व्हेन ही वाज अ किड तो उसको अब्यूज़ किया गया था, और ये वो कथारसिस था जो उसने बड़े होने के बाद किया, और कोई 200 बच्चों को उसने जो है ना अब्यूज़ किया था। तो मतलब ये Oh my God, चीज़ें that's terrible. नज़र ये आया कि जो इस चीज़ का विक्टिम बनता है वो नॉर्मल बंदा नहीं होता, और अगर उस बंदे को जो अब्यूज़ हो चुका हो उसको लाइफ में कोई अच्छी पोजीशन पे बैठ जाए तो वो मेरे ख्याल से वो तो सारी जिंदगी कथारसिस में ही लगा रहेगा इस चीज़ के। तो ये तो हमारे यहाँ के मुआशरे की बात है, ये जनरली भी पूरी दुनिया में इसको टेररिज्म के बाद सबसे हीनियस क्राइम इसको ऑलमोस्ट आप कह लें कि इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी नारकोटिक से भी ज़्यादा हीनियस क्राइम इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का मामला है। हमने भी काफ़ी सारे केसेस को डील किया, कोशिश करते हैं कि इस वैसे तो हर केस इम्पोर्टेंट है, बट नेचर अगर देखी जाए केसेस की तो ये जो चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस हैं
इससे ज़्यादा सीरियस केस कोई नहीं हो सकता। और पूरी कोशिश करते हैं हम FIA साइबर क्राइम का हिस्सा होने के नाते कि उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाए। उसमें बल्कि हम इनपुट्स भी देते रहते हैं हमारे लॉ में जो हम समझते हैं कि इसमें बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें फेस करना पड़ती है वो यही कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, उस ट्रेडिशनल सिस्टम, जो हमारा जस्टिस सिस्टम जिसको मैं कहूँगा, जी। जिस तरह से आप एक आम से केस को लेके आगे चलते हैं उसी तरह से अगर इसको लेके चलेंगे तो जाहिर है मुश्किलात आएंगी। एविडेंस साइबर क्राइम में डिफरेंट होता है। जो अदरवाइज आपके जो हैं विटनेसेस और तरह के होते हैं। दो बंदे ये बता दें कि हमारे सामने ये जुर्म हुआ तो जी वो विटनेस हो गए, बट साइबर क्राइम में हमें विटनेस वो चाहिए होता है एक्चुअली जो विक्टिम होता है। तो चीज़ें ज़रा डिफरेंट है। इंशाल्लाह ये इस तरह के सेशंस होंगे, कुछ हमारी इनपुट्स होंगी, कुछ आप लोग इस पे अपना कंट्रीब्यूशन करोगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो बाकी जी 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 कानूनी हवाले से फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में और ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में जो ऑफेंसेस लगते हैं उस पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, ये दोनों प्रोसीजर्स कितने डिफरेंट हैं? और क्योंकि एक स्पेशल लॉ और स्पेशल पूरा एक सेटअप जो इस्टेब्लिश किया गया है दैट इज़ टू इंश्योर के जो आम हालात में हमारा जस्टिस सिस्टम काम करता है उससे उसके मुकाबले में स्पीडी तरीके से डिस्पोजल हो सके और इफेक्टिव एक इम्प्लीमेंटेशन हो सके कानून की। तो डू यू थिंक कि इन 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 मेजर्स पे कहीं ना कहीं कोई फायदा हो रहा है, वी आर एबल टू अचीव दोज आउटकम्स, और फर्क कहाँ पे है ऑर्डिनरी में और इस स्पेशल प्रोसीजर में? जी इसमें देखें, हमारे पास जो जजेस जो हमारे कोर्ट्स क्योंकि डेजिग्नेट अब कर दिए गए हैं, जो मजिस्ट्रेट से जो मजिस्ट्रेट हैं या आपके सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे डेजिग्नेटेड जजेस हैं। जब उनके पास रिपीटेडली केस जाएंगे, एक तो उन्होंने अब यहाँ पे जुडिशल एकेडमी में भी सेशंस होते रहते हैं इस तरह के। ये एजुकेट भी हमारी जुडिशरी चाह रही है कि उनके जो जजेस हैं उनको एजुकेट किया जाए, और उनको हमें अंदाज़ा भी हुआ कि उनको पता है, अब पता चलना शुरू हो गया। फिर ये कि जब जजेस डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं तो वो कुछ टाइम के गुजरने के बाद जब रिपीटेडली वो केसेस को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि साइबर क्राइम इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल और टिपिकल टाइप ऑफ क्राइम। ये डिफरेंट है, इसमें एविडेंसेस डिफरेंट हैं। फ़र्क ये है, मैं आपको बताऊं, ओवरऑल साइबर क्राइम की मैं बात करूंगा, उसमें वेदर आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ जाए, सोशल मीडिया का क्राइम आ जाए, कोई भी साइबर क्राइम में जो हमारा एविडेंस होता है वो होता है डिजिटल एविडेंस। यानी वो एविडेंस जो हम जिसको यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें आ जाती हैं, जिनको क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, या आपके ऑनलाइन कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शंस जिनको यूज करते हुए आप ऑनलाइन जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो। तीसरी चीज वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चनड होती है, वो पिक्चर्स, वो वीडियोस, वो कंटेंट जो जो इलीगल कंटेंट जिसको कह सकते हैं हम लोग, कि वो कंटेंट हमारा जो होता है वो हमारा एविडेंस होता है। तो जो आपका ट्रेडिशनल होता है क्राइम, उसमें यानी आपने लाइक एक पिस्टल आपने रिकवर कर लिया, उस पे फिंगरप्रिंट्स ले लिए, या अगर वो रिकवर नहीं होता, आपके विटनेसेस होते हैं, आपके विटनेसेस आके बोल देते हैं कि ये इस बंदे ने क्राइम किया है, तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में किसी हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं आपके यानी उसको सेकेंडरी एविडेंस की बेस पे भी, सरकमस्टांशियल एविडेंस की बेस पे भी। बट साइबर क्राइम में सरकमस्टांशियल एविडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा अभी तक जो हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे पास प्राइमरी एविडेंस जिसमें वो डिवाइसेस और वो डाटा जो क्वेश्चनड है वो रिकवर होना ज़रूरी है, और जब वो रिकवर हो जाता है उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। ये इसमें फ़र्क है।
कि आपके आईपी एड्रेसेस डायनेमिक हैं, आईपी एड्रेस का एविडेंस आपके पास आ गया, आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बेशक उसको स्पूफ किया जा सकता है बट उसका भी पता चल जाता है। यानी हमारा जो डिजिटल एविडेंस है, फुटप्रिंट्स जो होते हैं, उनमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। आपने वो डिवाइस उस दिन पे ऑन थी या ऑन नहीं थी, ये 0 या 1 है, ये इसमें दरमियान तीसरी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। इसलिए ये डिजिटल एविडेंस बेस्ड होता है, इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, इसमें विटनेसेस और वो जो पूरा प्रोसीजर है वो हो भी ऐसे ही रहा कोर्ट्स में कि हमने जो साइबर क्राइम की पहली सजा थी वो ट्रायल बंदे को अरेस्ट करने के 7-8 महीने के बाद वो हो गई थी। अभी जो जिस केस की आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रही हैं, सादत जी। अमीन का, वो विद इन अ ईयर उसकी सजा हो गई थी। तो इसको अगर हम इस केस को, इस इन्वेस्टिगेशन को उस तरह से लेके चलें जैसे चलना चाहिए साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को, और जी। उसका ट्रायल नॉर्मल तरीके से भी अगर हो जाता है तो आप उसको 6-8 महीने में उसको वाइंड अप कर सकते हैं। That's wonderful. That's wonderful. So you talked about Sadat Amin case. I would really want to know कि उसके जो कुछ facts, एक तो हमें वो पिक्चर जो मीडिया पे नजर आती है वो होती है, लेकिन एक जो रियल इन्वेस्टिगेशन में और जो एक लीगल प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप केस चलता है, उसके जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो फर्क होते हैं। तो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर केस, ये किस तरह से चला, क्योंकि यू वर इन्वेस्टिगेटिंग इन दिस केस ऑल्सो, और फिर जब उस पर सजा हुई तो इवेंचुअली कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये 2017 2016 के दिसंबर में ये हमें डीजीएफआईए को कंप्लेंट रिसीव हुई नॉर्डिक पुलिस की तरफ से थ्रू ओके। एम्बेसी के उन्होंने उसमें लिखा कि एक बंदा जैन लिंडस्टॉर्म जो है वो अरेस्ट किया नॉर्वेजियन पुलिस ने। तो वहां से कुछ लीड्स मिली हैं जिसमें एक लीड पाकिस्तानी बंदा है, उसका नाम है सादत अमीन। वो इसके साथ कांटेक्ट में है, उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो हमने उस पर इंक्वायरी शुरू कर दी। उसके जो एड्रेसेस थे वो वहाँ नहीं रहता था, उसके कुछ नंबर्स थे। खैर हमने उसको 11 अप्रैल को हमने इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि वो बंदा इन्वॉल्व है इस तरह की सरगर्मियों में जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, तो हमने उसको रेड किया। प्रॉपर हमने उसके लिए प्लान करने के बाद हम लोग सरगोदा गए, पूरी टीम गई एफआईए की। वो एक नीचे शॉप्स थी, ऊपर उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ था, उसके 2 रूम्स थे। हमने वहाँ पे जाके जब रेड किया तो अंदर ये सोया हुआ था सादत अमीन। एक लैब सी बनाई हुई थी एक रूम में उसने, वहाँ कंप्यूटर्स पड़े हुए थे। वहाँ पे यूं लगता है जैसे कोई वर्कशॉप होती है कंप्यूटर ठीक करने वाले की। अच्छा। और अंदर मैट्रेस वगैरह डाल के तो वो सादत अमीन खुद भी वहाँ पे मौजूद था। एक बच्चा था सरगोदा से, वो जो था माइनर था, अच्छा। वो ऑन स्पॉट वो भी मौजूद था। फिर हमने वहाँ पे सारी सर्च अपनी जो थी वो की। सर्च करने के दौरान हमें उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल, उसके पास से एक एक्सटर्नल 2 हार्ड ड्राइव्स थी जो उसके उस प्रेमिसेस से हमें मिली। एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उसके लैपटॉप के साथ अटैच थी। फिर हमने उसको ऑन स्पॉट, हमारे एक ऑफिसर हैं राना उबैदुल्ला, उन्होंने उसको सर्च किया, उसको देखा। तो साथ ही हमने इंटेरोगेशन भी शुरू कर दी उसकी कि क्या मतलब इंटरव्यू उसका शुरू कर दिया। तो वो जब राना उबैद ने उसको उसके लैपटॉप और उसके डिवाइसेस को चेक किया टेक्निकली, तो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट, हमें ये अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़ी अमाउंट में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, वो उसके डिजिटल मीडिया में अवेलेबल हैं। वो हमें ऑन स्पॉट अंदाज़ा हो गया। कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिले, वो बच्चा वहाँ पे जो मौजूद था हमने उसको इंटरव्यू किया। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे और भी बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए या दूसरे काम के लिए यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए।
तो वहाँ से फिर हमने उसको अरेस्ट किया, उसको लेके आए। फिर जाहिर है इंटेरोगेशन में और चीज़ें बहुत सारी आई। उसमें ये था कि कुछ $40,000 ये इसके नाम पे जब हमने वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम का रिकॉर्ड निकाला, उनसे लिया, अच्छा। तो 40,000 अप्रोक्सीमेटली $US इसके नाम पे एक बंदा था गिवानी बेटीटी, वो इटली का था, उसने भेजे हुए थे कुछ, यानी 40,000 टोटल थे, जिसमें गिवानी बेटीटी ने भेजे हुए थे, जिसमें मैक्स हंटर था एक अमेरिकन, उसने भेजे हुए थे इसको पैसे। अच्छा, उसके अलावा ये जैन लिंडस्ट्रॉम जो नॉर्वेजन था, इसने भेजे हुए थे। इसके अलावा एंड्रयू मोडी था इंग्लैंड से, और एक मुख्तार था इंग्लैंड से, उन्होंने भेजे हुए थे। तो फर्दर जब इसको देखा, इसकी हमने मोबाइल और इसका जो इसकी एप्स ये यूज कर रहा था अपने मोबाइल में, इसके पास एक टैबलेट था, और उसकी फोरेंसिक्स में जो चीजें बाद में आई वो ये आई कि वो जो हमें अंदाजा हुआ था कि एक ह्यूज अमाउंट है वीडियोस और पिक्चर्स की, वो आपने भी सुना होगा कि वो 5 लाख और 6,57,000 वो फाइल्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इसके सीज्ड मीडिया से निकली। उसके अलावा जिन लोगों के मैंने नाम लिए जो इसको पैसे भेजते रहे हैं, उन लोगों के साथ इसकी चैट निकली इसके मोबाइल और इसके टैबलेट से, जो इसने मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए उनके साथ बात की हुई थी। पिक्चर्स बच्चों की भेजी हुई थी इसने। इसके इसके ये जो लाइव सेशंस थे, ऑनलाइन सेशंस थे, जो स्काइप पे ये बात करता था, उनकी रिकॉर्डिंग्स निकली इसके मीडिया से। और सो मच सो, वो जो बच्चा हमने जो मौके पे मौजूद था रेड के टाइम पे, वो बच्चे की पिक्चर्स इसने भेजी हुई थी 2 लोगों को, एक ये जैन लिंडस्ट्रॉम को जो इटली ये नॉर्वे का था, और एक गिवानी बिटीटी। गिवानी बिटीटी जो इटली का था, उसके साथ ये उस बच्चे और उसके छोटे भाई की डील कर रहा था कि दीज 2 बॉयज आर फॉर सेल, आप इनका बताओ आप कितने पैसे दोगे। और ये चैट लॉग्स अभी भी फाइल का हिस्सा हैं कि ये उनको बेचने की बात कर रहा था और वो इसके साथ बार्गेनिंग कर रहा था। तो ये चीजें उसमें फिर उन बच्चों की तस्वीरें इसने भेजी हुई थी। कोई 23-24 बच्चों की पिक्चर्स हमें लोकल जो इसके उसमें से हुई, उनको कुछ आइडेंटिफाई हुए। खैर, ये वो थी एविडेंस जो हमें इस केस के हवाले से मिली। हमें जो मुश्किल पेश आई वो ये पेश आई कि आपको भी पता है कि जब भी आपने कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना है, आपके पास विक्टिम्स होने चाहिए। अगर विक्टिम नहीं है, फिर फौरी तौर पे स्टेट उसकी कंप्लेनेंट बनी। हमने इस पे काम किया। विटनेसेस जो थे वो नहीं आ रहे थे कि जी हमारी बदनामी होगी। इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बल्कि बहुत बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें फेस करना पड़ता है। आई थिंक ये तमाम केसेस में होता होगा, बिकॉज ये क्राइम कुछ उस तरह का है कि नोबडी वुड वांट टू मेक जी इट बिल्कुल पब्लिक। ऐसा, ये तो बिल्कुल अनसॉल्व ऐसा। चैलेंज होगा। जी, इसमें भी होता है, सोशल मीडिया के तकरीबन तमाम केसेस में होता है। इसमें फिर आपकी पर्सनल एफर्ट आ जाती है कि जो हम अपनी जॉब से, अपनी ड्यूटी से आप कह लें कि हटके भी हमें करना पड़ती है। उनको मैंने कन्विंस किया, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बहुत बड़ा केस है और इस बंदे को अगर रिलीफ मिला तो ये ठीक नहीं होगा। उसमें फिर उनको मैंने मतलब हमारी टीम थी पूरी, मियाँ साकिब एक हैं हमारे कोलीग, वो भी हमारे साथ रहे इस पूरी उसमें। वकास सईद थे फोरेंसिक एक्सपर्ट, जिन्होंने इसकी फोरेंसिक्स की। खैर, हमने इनको सारे विटनेसेस थे इस केस में, तो उनको 3 लोगों को खैर हम कायल करने में कामयाब हो गए कि आप अपने बच्चों के लिए भी आओ और उन बच्चों के लिए भी आओ जिनको इसने यहाँ से निकलने के बाद शिकार करना है। जब चीजें उनके सामने आई तो वो बिल्कुल उसके बाद वो पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने बताया कि हमें बिल्कुल पता था कि बच्चे हमारे इसके पास जाते हैं गेम्स खेलने या कंप्यूटर सीखने, हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये काम करता है ये बंदा।
खैर उनको हमने 164 की स्टेटमेंट्स करवाई उनकी, मैंने उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया, इसका ट्रायल हुआ। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई हमारे लॉयर्स भाइयों की तरफ से। बहुत ज्यादा मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स हुए, मुझे काफी मतलब मुझे इसमें हरासमेंट का सामना जो हुआ मुझे। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि उस जात ने इस काबिल किया कि उन सब चीज़ों को फेस करने के बाद अल्टीमेटली जब ट्रायल चल रहा था तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी जिनका बताया भी नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली उसको विद इन अ ईयर, यानी अप्रैल 2017 में हमने अरेस्ट किया, और अप्रैल 2018 में उसकी सज़ा जो है वो अनाउंस हो गई थी, और वो बिहाइंड, पहले उसकी बेल लोअर जुडिशरी से कैंसिल हुई, फिर हाई कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट हुई, फिर ये जी जो एक था पूरा चला ये बेल का, उसका ये जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे उसकी बेल का जो मामला जी था, तो जी उसने जी सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप पकड़ी। वो अभी बेल उसको ग्रांट नहीं हुई थी उसका, जी बट हुआ ये कि फिर ऑर्डर्स आ गए, फिर उसका इतना ज्यादा उसका वो हाइप पे चली गई बात कि फौरी तौर पे उस पे फिर कुछ 1.5 से 2 घंटे लाहौर हाई कोर्ट में उस पर बहस हुई। हमने हमारे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं इशफाक खान, हमने जी उनको असिस्ट किया। हमारी टीम थी एफआईए की, बीइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस मैं भी था। तो वो वहाँ पे जो सारा एविडेंस था वो हमने प्रेजेंट किया, उन्होंने भी जाहिर है लॉयर जो थे उनके, उन्होंने भी वो कोशिश की, बट एविडेंस इतना स्ट्रांग है, हमें यकीन था कि ये बंदा बाहर नहीं आएगा। तो उसका डिसीजन हुआ, वो अल्लाह का शुक्र है कि इसी वो जस्टिफाई किया कि ये जो एविडेंस है ये इस तरह का है कि इसको बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसकी अपील खारिज हुई। तो ये अभी तक का जो है वो ये उसका उस केस का स्पेसिफिकली जो है। बिल्कुल नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन अगर देखेंगे तो, बट दैट्स इक्वली पेनफुल एज वेल कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह से कितनी बुरे तरीके से अब्यूज हो रहे हैं। आसिफ साहब, बहुत दफ़ा ये भी होता होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता होगा पार्टीज़ में, और हर दफ़ा कन्विक्शन नहीं भी होती, कभी एक्विट भी हो जाते हैं लोग। तो कुछ ऐसी अपने एक्सपीरियंस से आप अगर हमसे शेयर कर सकें कि क्या फैक्टर्स बनते हैं एक्विटल के, और क्यों बहुत अच्छी एविडेंस होने के बावजूद भी एट टाइम्स हम कन्विक्शन की तरफ नहीं जा सकते, या पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, जिसकी वजह से फिर एक जो क्राइम है वो उस तरह से मिटिगेट नहीं हो पाता। तो डू यू हैव एनी केसेस इन योर एक्सपीरियंस के जिसमें ऐसा भी हुआ हो? आई एम श्योर होंगे। जी ऐसा है कि मेरे केसेस में या मेरे कोलीग्स के केसेस में जो सजाएं हुई हैं वो सोशल मीडिया का कोई भी मैटर हो, स्पेसिफिकली ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, क्योंकि ये पहली सजा थी साइबर क्राइम एक्ट के उसमें। तो इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस था हमारे पास, आई वॉज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ दैट केस, मेरे कोलीग हैं वो थे। वो इस वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, और मुझे आज तक अफसोस है कि उसमें सजा नहीं हो सकी। मैं आपको उसका बताता हूँ। एक बंदा अटक से हमने अरेस्ट किया था। वो बंदा करता क्या था, वो ये सुनने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये सादत अमीन के केस से ज्यादा जरूरी है कि उनको पता हो कि उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, वो किस तरह से बच्चों को शिकार करते हैं। बिल्कुल। उसने गर्ल्स के नाम की आईडीज बनाई हुई थी फेसबुक के ऊपर, उस लड़के ने जो क्रिमिनल था। अब वो जिस एरिया से था उस एरिया के बच्चे टारगेट करता था वो, कि मैंने इस बच्चे को ट्रैप करना है। वो गर्ल लड़की की आईडी से उसको रिक्वेस्ट भेजनी या बात करने की कोशिश करनी, बच्चे ने देखना कि बच्ची की आईडी, अच्छा फिर वो पिक्चर्स लेता था इंटरनेट से, और जो पिक्चर्स अट्रैक्टिव होती थी वो लगाता था उन आईडीज के ऊपर। यानी एक पिक्चर नहीं लगाई, बहुत सारी लगा दी। बच्चे के साथ समहाउ वो बात करना शुरू हो गया फेसबुक के ऊपर, और बच्चे को ये कंफर्म हो गया कि ये लड़की है दूसरी साइड पे जो मेरे साथ बात कर रही है। उसने लड़के को आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू कर दी। फिर उसको उसने ट्रैक चेंज किया, वो दूसरी साइड पे ले गया उसको, बच्चे को।
उसको कहना है कि मेरे साथ आप वीडियो चैट करो। अपनी पिक्चर्स, अपनी क्या, अपनी तो नहीं होती थी वो, जिन लड़कियों के पिक्चर्स उसने नेट बिल्कुल। से उठाई हुई थी, वो हम्म। पिक्चर्स उस बच्चे को भेजना शुरू कर दी, जो हम्म। आप कह लें ऑब्सीन पिक्चर्स थी। ठीक है। कपड़े वपड़े उतार के उन बच्चियों की और खवातीन की जो तस्वीरें थी वो उसको भेजना शुरू कर दी, और उसको इस चीज़ पे कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप अपनी भी भेजो। अ, फिर वही बात कि वो कन्विंस करने में कामयाब हो गया बच्चों को। बच्चे ने अपनी तस्वीरें भी वही भेज दी। बस द डे उस बच्चे ने अपनी तस्वीरें उसको भेजी, उसके बाद से एक्सपोज कर दिया। उसने कहा जी मैं फलां बंदा हूँ, ये तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास आ गई हैं, वो लड़की नहीं थी, तुम्हारी सारी चैट मेरे पास पड़ी हुई है, जो तुमने ऑब्जेक्शनेबल चैट की है मेरे साथ लड़की समझ के। यानी वो उसको ब्लैकमेलिंग करने पे आ गया। ब्लैकमेलिंग करने पे आ गया, और हाँ, उसको ब्लैकमेल, उसको फिर फिजिकली उसने अब्यूज किया उस बच्चे को। ओह माय उसको गॉड। बुलाया एक जगह पे, वहां पे उसको फिजिकली अब्यूज किया। फिर क्या किया उसने, उस बच्चे को कहा कि तुम्हारा फलां क्लास फेलो है, अगर वो कल तुम्हारे साथ नहीं आएगा मेरे पास तो मैं तुम्हें करूंगा, ब्लैकमेल करूंगा, ये पिक्चर्स मैं तुम्हारे घर भेजूंगा। अच्छा, फिजिकली जब अब्यूज किया उसने बच्चे को अपने पास बुला के, तो वीडियो बना ली उसकी, बच्चा और फंस गया। फिर बच्चा दूसरे बच्चे को लेके आया, वो लेके आया बच्चा दूसरे बच्चे को बहाने से। जब दूसरे बच्चे को लेके आया, उसके साथ उसने वही काम किया, फिर वो भी फंस गया। उसने 12 बच्चे जो हमने आइडेंटिफाई किए, उसने इस तरह से चेन बनाई। अब ये बच्चा इस तरह से फंसा, जो बाकी 11 थे वो आगे से आगे फंसे। अब उनको बचने का उनके पास कोई चांस नहीं था, और ये बच्चा 1 साल ब्लैकमेल हुआ। उसके पेरेंट्स हमारे पास आए, हमने उसको अरेस्ट किया। हम 2 महीने के बाद ये हुआ कि हमें पता चला कि वो पेरेंट्स के साथ उसका पैचअप हो गया। बड़ी ऑफर्स ठीक है। करते हैं ये लोग, बड़ी ऑफर्स की उसने, जाहिर है एफआईए को भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी, इस तरह के क्राइम में कौन इंसान का बच्चा होगा जो किसी को माफी देगा। बट उसी बच्चे के पेरेंट्स ने, जो हमारा कंप्लेनेंट था उसमें, उस क्रिमिनल को, उसको माफ किया, उसकी बेल हुई, और वो बाइज्जत तरीके से हमारे से छूट के घर चला। ओह मुझे माय ये गॉड। आज तक अफसोस है कि ये चीज जो है, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। तो जाहिर है फिर कोर्ट्स भी देखती हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज, ऑल दो ये नॉन कंपाउंडेबल है, बट फिर भी जाहिर है जब कंप्लेनेंट बैठ जाता है तो ये चीजें हमें बिल्कुल। फेस करना पड़ती हैं। आई थिंक इसमें पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसमें सिर्फ जो इदारे हैं वो इंडिविजुअली अगर काम करते रहेंगे तो फिर भी हम इसको मिटिगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सोसाइटी और फैमिलीज और कंप्लेनेंट्स खुद खड़े नहीं होंगे तब तक अकेला एफआईए भी क्या कर लेगा, या आप लोग भी कहाँ तक अपना किरदार अदा कर लेंगे। तो आई थिंक इसमें पेरेंट्स शुड ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे पास काफी देख, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जी 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 प्लीज जी प्लीज। प्लीज, जी प्लीज। आप अच्छा, प्लीज कीजिए, एक फिर हम और चीज मैं क्वेश्चंस लेंगे। बताना चाहूंगा। जी प्लीज। ये जो आपकी कॉलोनीज में, या ये जो मैंने देखा है, मैं अभी लास्ट टाइम इंचार्ज साइबर क्राइम गुजरांवाला मेरी पोस्टिंग है, वहां पे हमारे पास 5 एफआईआर हुई हैं। वो एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को उसने किया है, उनकी वीडियोस बनाई हैं और उनको हरास किया है, अब्यूज किया उनको। तो वो लोग कंप्लेंट लेके नहीं आ रहे थे, लेकिन आउट ऑफ 15, 5 लोगों ने कंप्लेंट्स की उनको कन्विंस करने के बाद, और अभी वो बिहाइंड द बार्स है। वो क्या है कि वो एक तो टीचर होने की वजह से पेरेंट्स ने उस पर शक नहीं किया, दूसरा उस हम्म। टीचर ने वीडियो गेम्स की शॉप बनाई हुई थी एक मोहल्ले के अंदर, अच्छा। जहाँ पे उसके स्टूडेंट्स भी जाते थे और बाकी लोग भी जाते थे। तो वो ये जो छोटी शॉप्स हैं वीडियो गेम्स की शॉप्स, या ये जो मोहल्ले में गेमें शेमें कराते हैं, खास तौर पे वीडियो गेम्स, कंप्यूटर सेंटर्स हैं जो बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे जाके, इन पे पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ख्याल करें अपने बच्चों का, और देखें कि वो क्या वहाँ पे कोई इस तरह की हरकत तो नहीं हो रही। तो ये मैं कहना चाह रहा था, पेरेंट्स के लिए ये बड़ा ज़रूरी है।
बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि इस तरह के इश्यूज़ पे आई थिंक एक कन्वर्सेशन करने में भी इट इज़ अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन टू हैव बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो इस पे भी पेरेंट्स को थोड़ा-सा करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि टीचर्स था तो उस पे उन्होंने शक वैसे ही नहीं किया। तो देयर शुड बी अ लेवल ऑफ ट्रस्ट कि अगर बच्चा टीचर के बारे में भी कुछ बात कर रहा है तो पेरेंट्स को सुनना चाहिए और इन इश्यूज के ऊपर आपस में एक कन्वीनियंस डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अब क्राइम्स इस तरह के बहुत हो रहे हैं। जी वाइजा, इसमें जो बहुत जरूरी चीज ये है कि जो हम छोड़ गए हैं, हम सोशल मीडिया पे, इवन पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स और बच्चे दोनों सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो बच्चों को देने वाला पेरेंट्स का टाइम है, या तो पेरेंट्स यानी अपनी जॉब और अपने ऑफिसेज या अपने बिजनेस में जाहिर है वो मसरूफ हैं, बच्चों को टाइम नहीं प्रॉपर दे पाते। जो टाइम बचता है वो हम सोशल मीडिया पे देते हैं, अपने मोबाइल के साथ कॉलिंग होती है ये वो। उसकी वजह से जो आपकी फैमिली और आपके बच्चे हैं उनके साथ आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पूरा पूरा वीक अपने बच्चों से नहीं मिलते, हालांकि उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा ये लोगों को ये पता सबको है, एहसास होने की बात है। मैं अपने ऑफिस से वापस घर आने के बाद 1 घंटे के लिए, मुझे ऑफिशियल कॉल भी आ सकती है, मुझे कुछ भी मतलब इमरजेंसी भी हो सकती है, बट वो 1 घंटा मैं अपना मोबाइल बंद करके अपनी फैमिली को देता हूँ, पेरेंट्स को, बच्चों को, अपनी फैमिली को। वो उनका हक है। ये हक हम जब तक उनको नहीं देंगे, हमारे डिफरेंसेस, हमारे हमारे अंदर स्पेस बढ़ेगी। बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को टाइम दें और उनके साथ गपशप करें। देखें, जो पेरेंट्स इस चीज का आज ख्याल नहीं कर रहे, ये ज्यादा मसाइल बच्चों के हमने वहां देखे जहाँ पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते। दूसरी चीज, जो भी बच्चा इस चीज का शिकार होता है वो अपने आप को आइसोलेट करता है, वो परेशान रहना शुरू कर देता है, वो कम बोलना शुरू कर देता है। पार्टिसिपेशन उसकी घर के फैमिली मैटर्स में ये आपके टीवी लाउंज में बहुत कम हो जाती है, वो साइड पे रहना। फिर जो बच्चा कॉल आए फौरन उठा के साइड पे हो, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि देखें, परेशान अगर बच्चा होगा, पेरेंट्स समझते हैं कि ये स्कूल की वजह से परेशान है, पढ़ाई की वजह, उसको इजी और नॉर्मल लेते हैं। लैक ऑफ उस अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली वो उस चीज को, ये पेरेंट्स का ही काम है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। Absolutely, absolutely. So we have a few questions. Osama Rizvi का एक क्वेश्चन है, हाउ आर यू यूजिंग और प्लान टू यूज टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन टू इंक्रीज एक्सेस टू FIA in order to lodge complaints and afterwards track its progress? आई थिंक ऑनलाइन कंप्लेंट्स तो होती है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का कोई तरीका है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्रेस होती है वो साथ साथ उसके जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती है उस पे इनपुट जाता रहता है और वो नज़र आता रहता है कि किस स्टेज पे ये कैसे हुआ। बट हमारे पास मैं बड़ा ऑनेस्टली बात करूंगा, मैं वो उन चीज़ों को डिफेंड नहीं करूंगा अपनी, जो चीज़ें जिनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें आइडियल सिस्टम चाहिए, ज़रूर हमें उस साइड पे जाना चाहिए, बट अभी हम नहीं जा सके, जा नहीं रहे, या ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, आप ये कह लें। अपनी कंप्लेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम साइबर क्राइम के साथ था, जो मैं हर जगह पे कहता हूँ कि ऑफिसर्स कम थे। ये इतना इतना ज्यादा, इतना रैपिडली बढ़ा है ये क्राइम कि ये मल्टीप्लाई हुआ है, परसेंटेज में नहीं बढ़ा। हमारे पास ऑफिसर्स कम थे इसको डील करने के लिए, थोड़ा सा डिले हो जाता था। बट जो कंप्लेंट्स थी जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करना होता था, जो सोशल मीडिया पे जो ऐसी कंप्लेंट्स जो सीरियस नेचर की थी, जैसे ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी, वो कोई जी। हेट स्पीच के हवाले से, मोडेस्टी के हवाले से, खवातीन के जो ब्लैकमेलिंग के इश्यूज थे, उनको जी। हमने फौरी तौर पे एड्रेस किया और बहुत सारा हमने काम किया इस पे। बट अब हमारे नए ऑफिसर्स इंडक्ट हो गए, अब हमारे पास इतना ठीक है। स्टाफ है कि हम टाइमली रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
अब ये आपके सामने कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये है कि पब्लिक जी। डीलिंग कम हो गई है, अब इसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वरना एफआईए साइबर क्राइम के पास अभी जो रिसोर्सेज चाहिए थे, ह्यूमन रिसोर्स या अदरवाइज, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये ठीक ये है। एक सिनेरियो जो बन गया, इससे निकलते ही आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं, हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड स्पेशली व्हेन वी हैव पीपल लाइक यू सिटिंग ओवर देयर, तो फिर तो इट्स अ साई ऑफ रिलीफ। क्योंकि जिस तरह के ये क्राइम्स हैं, ये तो आई एम श्योर कि बहुत से लोग तो इनकी डिटेल्स सुन भी नहीं सकते। इट्स वेरी पेनफुल एंड अनफॉर्चुनेट। एक और हमारे पास सवाल है कि अगर व्हाट इफ अ क्रिमिनल यूजेस एनीवन एल्सेस आईपी एड्रेस। अच्छा, ये एक बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग चीज है कि आप किसी और का आईपी एड्रेस अगर यूज कर रहे हैं, तो जी। फिर कैसे करेंगे फिर? अच्छा, होता ये है कि हम ट्रैक करते हैं, हम्म, हम आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद किसी के भी घर पहुंच गए, तो पता ये चलता है कि वो आईपी उन्होंने नहीं यूज, वो आईपी कोई और यूज कर गया। हाँ, बट एक चीज मैं बता दूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसके घर इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है। अपने इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर करें, वरना अगर मिसयूज होगा, आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज पर लॉ। आपको पता है, देखें, अगर खुदा ना खास्ता मेरा पिस्टल कोई उठा के फायर करके किसी को हिट कर देता है, हम्म, आपका लॉ क्या बोलता है उसमें? पिस्टल तो मेरा यूज हुआ ना, हम्म, इन्वेस्टिगेशन तो मेरे से स्टार्ट होनी है। तो फिर आप ये नहीं स्ट्रेट अवे कह सकते जी उसने मेरे से खींच के फायर मार दिया दूसरे बंदे को। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके ना चाहते हुए भी आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह से आप आईपी एड्रेस को उसी तरह से सीरियस ले सकते हैं कि अगर कोई आपके आईपी एड्रेस को यूज करते हुए आप किसी को ये कहता है कि कल मैं इस डिपार्टमेंट को खुदा न खास्ता किसी अहम तरीन आपके डिपार्टमेंट लिख देता है कि मैं उस पर ये करने जा रहा हूँ, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई आप कह लें कि टेरराइजिंग कोई एक्टिविटी की बात कर देता है, कोई करता नहीं है, तो क्या होगा? आपको डेफिनेटली लॉ इन्फोर्सिंग आपके घर आएंगी, आपको पकड़ेंगी। ये आपने बताना है कि मेरा आईपी किसने यूज किया। हाँ, जो टेक्निकल बात है आईपी स्पूफिंग की, वो इस तरह आईपी स्पूफ नहीं हो सकता कि कोई आपका आईपी हैक करके या स्पूफ करके यूज कर ले, वो नहीं होता। उसके बहुत आईपी स्पूफिंग सबसे मुश्किल हैकिंग है, सबसे मुश्किल तरीका है किसी चीज को स्पूफ या हैक करने का, वो आईपी है। तो इसलिए अच्छा। ये मैंने मुझे हमें 11 साल हो गए हैं इसको देखते हुए। मैंने आप अपनी लाइफ में 11 साल की एक ऐसा नहीं देखा कि किसी का आईपी स्पूफ करके यूज किया, और नॉट अ सिंगल वन। अच्छा। आईपीस यूज हुए, लोगों ने अपने सबको इसको दे दिया पासवर्ड, उसको दे दिया, वो कम्युनिटी के मोहल्लेदार आके हाँ। एक जगह पे इकट्ठे होके वो शुरू कर देते हैं, वो हमसाये यूज। बहुत सारे ऐसे मैटर्स है, किसी के घर आप कोई गेस्ट आया, उसने यूज कर लिया, केबल नेट का यूज कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई हो जाता है वो। बिल्कुल। वी हैव अनदर क्वेश्चन। ज़ुहैब सोमरो का क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ चाइल्ड अब्यूज? ओके, रूट कॉजेज तो बहुत एक ये तो बहुत बहुत ज्यादा, ये ब्रॉड तो इतना ब्रॉड वास्ट सा है, सवाल है। एग्जैक्टली। ये इतना वास्ट है, बट देखें, ये लोग नॉर्मल नहीं होते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो आपका जो है वो पैसे कमाने के लिए लोग करते हैं। ये जो सादत मंटो था, सादत मंटो हम कह देते हैं उसको, वो उसका सादत अमीन था, उसको अंकल मंटो कहते थे अपने इलाके के अंदर। तो सादत अमीन जो था वो पैसे कमाता था। ऐसे भी लोग हैं जिनको जो यानी इस चीज से कोई यानी उनकी आदत बन जाती है इस चीज की, जो अटक वाला मैं केस हाँ, बता रहा हूँ। एडिक्टिव भी हो सकता है। हाँ, एडिक्टिव होते हैं। जो गुजरांवाला में हमने पकड़ा, वो लोग एडिक्टिव थे। ये भी देखा कि जिनके साथ छोटी एज में खुद अब्यूज हुआ हो, तो वो मतलब इस चीज पे चले जाते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, बट आप जब सोशल मीडिया पे जाते हो, हमने ये देखना है कि एटलीस्ट हमारा बच्चा, एक और बच्चा हमने झंग से अरेस्ट किया था, वो घर में ही रहता था। वो
यानी लोगों से मिलता भी नहीं था, बट घर में बैठ के उसको इस साइड पे वो लग गया, और उसने पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जो चाइल्ड pornography की थी उसने डाउनलोड की हुई थी, और बच्चों के साथ वो ऑनलाइन जो था और वो खुद भी वो बच्चा था। खुद भी बच्चा था और इस तरह की एक्टिविटी में था। लेकिन पेरेंट्स ये कहते थे कि घर से बाहर नहीं गया हमारा बच्चा, वो बड़ा शरीफ है, वो बड़ा बेचारा, मतलब वो है, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। वाकई घर से बाहर नहीं निकलता, जब पूरी दुनिया उसके घर में उसके सामने है, उसको घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। अच्छा, जुवेनाइल्स जो इसमें होते हैं, एक मैं यहीं से अगर आपसे पूछना चाहूँ कि अब इसमें जैसे बच्चा है और वही पोर्नोग्राफी की वीडियोस जो हैं वो बना रहा है, मंगवा रहा है लोगों से, तो बच्चों पे क्या क्रिमिनल लायबिलिटी फिर बनती है? डू यू हैव एनी साइकोलॉजिकल हेल्प ऑल्सो साथ में एफआईए जो ऑफर करता है? क्योंकि बच्चे के ऊपर आप एक एडल्ट वाली सजा तो नहीं लगा सकते, या इस पे एफआईए का क्या तरीका कार होता है अगर देखिए, ऑफेंडर भी माइनर है? साइबर क्राइम में एक बच्चा, अगर कोई बच्चा भी होगा क्राइम कर रहा होगा, हमारे पास एग्जाम्पल है, 16 इयर्स का था, माइनर था बच्चा, उसको 2 साल की सजा हुई है, 9th क्लास का स्टूडेंट। अच्छा, हाँ, उस पर भी प्रॉपर लाइबिलिटी उसी तरह से फिक्स होती है जिस तरह से मिनिमम आपके एज क्या है फिर साइबर क्राइम्स में लायबिलिटी फिक्स करने की? वो उसमें मुझे अब याद नहीं है कि क्या है, ठीक बट है। माइनर जो बच्चे हैं, माइनर बच्चे 13 इयर्स का भी हमने अरेस्ट किया उसमें, बट उनको हम जाहिर है उस तरह से डील नहीं करते बच्चों को। और दूसरा जो साइकोलॉजिकल आप कह रहे हैं कि ये हमने बड़ा फील किया पिछले 8-10 साल में, कि साइकोलॉजिकली जो विक्टिम्स होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, उन दोनों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए। जी, बिल्कुल। तो वो हमारे अभी लास्ट ईयर हमने जो नई हायरिंग हुई है हमारी साइबर क्राइम फेज 3 की, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के हमने साइकोलॉजिस्ट जो थी वो हायर कर लिए हुए हैं, वो अभी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। तो अच्छा, जो समझ। भी हमारे पास विक्टिम्स आते हैं, या हमारे पास अगर हम समझते हैं कि किसी ऑफेंडर को भी ज़रूरत है, तो वो साइकोथेरेपी उनकी, और ज़्यादा उसकी ज़रूरत जो पड़ती है वो विक्टिम्स को पड़ती है, कि कोई अगर बच्ची है, बच्चा है, वो 1 साल से या 6 महीने से मुसलसल एक मेंटल एक स्ट्रेस में वो अब्यूज से जा रहा है, गुजर रहा और ट्रॉमा ट्रॉमा में से गुजर रहा है, तो वो उनके जेस्चर्स ही चेंज हो जाते हैं। अब हमें भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है जब कोई हमारे पास आके बैठता है, लोगों को देख देख के, कि यार ये कितना अफेक्ट हो गया है। ऑल्दो हम क्वालिफाई, हम हमारी क्वालिफिकेशंस वो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस हो गया है, हम भी है। साइकोथेरेपीज करते रहे अपनी हद तक जितनी हो सकती हैं। लेकिन अब प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे हर स्टेशन पे एक जो हैं वो, और ज्यादा उनमें लेडीज हैं, खवातीन हैं, जिन्होंने अच्छा, चार्ज ले लिया हुआ है। ठीक है, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। वी हैव अनदर क्वेश्चन, कुलसूम फातिमा का है, हाउ कैन पेरेंट्स प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन? एनी गाइडलाइंस यू वांट टू गिव? आई थिंक इस पे तो बात कर चुके हैं कि आप टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ और उनको क्वालिटी जी। टाइम दें, बिकॉज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग होती है। अगला सवाल है फ्रॉम सादिया अजीज, इज देयर एनी वन केस इन व्हिच द एलिजेड गॉट द पनिशमेंट? आई थिंक हमने बहुत डिटेल में ये केस भी डिस्कस किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हुई है जी बिल्कुल, सादत इसके ने। अलावा देखें, मैं आपको बताऊं, 2017 में अजहर सफदर एक था हमारा, जो पहली साइबर क्राइम की पाकिस्तान में सजा हुई अंडर साइबर क्राइम एक्ट जो पैका है, वो भी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा ही केस था। तो वो उसमें 20 महीने की सजा हुई थी 20 सेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है। जो दूसरी सजा हुई पाकिस्तान में, वो गुजरांवाला से बंदा मैंने अरेस्ट, वो भी मेरा ही केस था। वो हमने वहां से गुजरांवाला से अरेस्ट किया था। उस्मान बट, मुझे आज भी नाम उस बंदे का याद है। जो तीसरी साइबर क्राइम में सजा हुई वो भी लकीली अनलकीली मेरा ही केस था। तो मतलब 6 केसेस मैंने, मुझे अपने याद हैं ये था। इसके अलावा यस, एक वो बड़ा पॉपुलर केस है, जो सिटिंग जो एसएसपी सैयद जुनेद अरशद ने अपनी वाइफ के हवाले से
वो बड़ा मीडिया शीडिया पे चला और हाई कोर्ट से बेल शेल का वो बड़ा, जी वो 1.5 साल से 1 साल हो गया। वो सिटिंग सर्विंग एसएसपी जो हैं वो डीआईजी गिलगत थे, वो भी मेरा ही केस था। उसमें भी 1.5 साल की सजा, एक कराची का लड़का है, उसको वो सजा पूरी करके वो जा चुका है, जबकि उनके को अक्यूज था वो जो उसमें जो मेन अक्यूज सैयद जुनेद अरशद जो एसएसपी थे, वो आजकल बिहाइंड द बार है वो बंदा, तो वो अभी तक बाहर नहीं आया। बहुत सारे केसेस हैं, 5-6 बिल्कुल। केसेस तो मेरे हैं। उसके बाद से मुझे फिर जो है इन्वेस्टिगेशन से मैं सुपरवाइजरी पोस्ट पे चला गया, तो वो मैं इन्वेस्टिगेशंस जो थी, मेरे कोलीग्स, मेरे बैचमेट उस्मान, उनका केस था। आशिर एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनके केसेस हैं। फ़खर हैं हमारे एसएचओ रहे, फ़खर के काफ़ी सारे केसेस हैं। हमारा पिंडी में 12 साल की सज़ा हुई थी, एक केस था इमरान हैदर का। बहुत सारे पिशावर में सज़ा हुई, कराची में 2 सज़ाएं जो मुझे याद हैं, और बहुत सारी। ये वो आई थिंक केसेस दैट हैं इज जो मुझे याद अमेजिंग। हैं। नहीं, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है, और आई थिंक लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, एक तो जुडिशल सिस्टम के ऊपर वैसे ही एतमाद बहुत कम है आवाम का, और फिर जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं उसमें लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो इसीलिए फिर पीपल टेंड टू बिलीव कि शायद कोई काम नहीं हो रहा। बट आई एम सो ग्लैड दैट देयर आर सो मेनी कन्विक्शंस एंड केसेस जिस पे इफेक्टिवली काम हुआ है। एक और सवाल है हमारे पास, मेमुना खटक, शी वांट्स टू से कि जी अगर नॉन कंपाउंडेबल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अगर सेटलमेंट हो ही जाती है? हाँ, इस उसमें 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 अब लॉयर सुन रहे होंगे, तो वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है अगर इस पे मैं कमेंट करूंगा। बट ये कि वो प्ली ये लेते हैं कि पब्लिक इन लार्ज अगर कहीं लॉस नहीं है, तो फिर कंप्लेनेंट के अगर कंपाउंड करना चाह रहा है, अगर वो छोड़ता है तो छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो पाइपलाइन में चल रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस जुडिशरी, एक तो इदारों के पास कम स्ट्रेंथ होती है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जुडिशरी का भी आपको पता है कि लोअर जुडिशरी में इतनी लंबी लाइन होती है कि जिसको वो कोशिश ये होती है कि फिर जो केसेस जो कंप्लेंट्स परसू करते हैं उसको लेके चला जाए, तो कंपाउंड भी किसी ना किसी उसमें होता है उनका। अब जिस केस का मैंने हवाला दिया, उसके अलावा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केसेस और इंक्वायरीज हैं साइबर क्राइम की, जिनमें कंपाउंड जो 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 कंपाउंडेबल थी या नॉन कंपाउंडेबल थी, जिनमें उनकी आपस में पैच उन्होंने आपस में बैठ के बात कर ली और उनका कहीं ना कहीं कंसेंसस हो गया, और वो हमें नजर आया कि ये अच्छा हो गया कि इनका कंसेंसस हो गया। जो ऑफेंडर होता है वो माफी भी मांगता है, वो आइंदा के लिए वो जितनी गारंटीज चाहिए वो भी देता है, और उसके अलावा वो जो क्वेश्चन मटेरियल डाटा होता है वो भी वो हम जाया करवा देते हैं। तो वो जिस जो रीजन ऑफ जो उनका आपस में जो उनकी लड़ाई का होता है या केस का होता है वो खत्म हो जाती है, तो वो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। हम भी समहाउ समझते हैं कि यार ये चीज़ अगर यहाँ पे ख़त्म कर दी जाए तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का भी, कोर्ट्स का भी, तो पैचअप हो जाना चाहिए। कुछ केसेस में हमें फील होता है कि पैचअप गलत हुआ, अदरवाइज पैचअप होना अच्छी चीज़ है कि आपके सिस्टम पे बोझ नहीं पड़ता और आपका मसला भी हल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। Another question that we have from Kulsum Fatma, वो कह रही हैं कि VPN technology has been introduced. With this technology, is it possible to reach criminal or reach evidence of criminals? अब जी VPN टेक्नोलॉजी पे कुछ बात कीजिए प्लीज। जी जी, वीपीएन जो है वो अब तो काफी सारे इदारों ने अपने ज़ाहिर वीपीएन बनाए होते हैं, कुछ लोग भी यूज करते हैं। अ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रैक बैक करना, इन लोगों तक पहुंचना जो वीपीएन यूज करते हैं। बट फिर वही बात है कि एक तो दो चीजें मैटर करती हैं इसमें। एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे यहाँ पे आईएसपीज और जो इदारे जो डाटा सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना सोफिस्टिकेटेड है। दूसरी, आपके जो लोग उस पे काम कर रहे हैं यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, वो कितने एक्सपर्ट्स हैं उनके पास, वो यानी उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं
वो कितनी है उनके पास, किस लेवल की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साइबर क्राइम के हैं, हम सब लोग कंप्यूटर साइंस के लोग हैं। मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और मेरे जितने भी कोलीग्स हैं वो सब कंप्यूटर साइंस के लोग हैं। हैकिंग को जानते हैं, हमें अंदाज़ा है। आप कह लें वाइट हैट हैकिंग जो है उसका कुछ लोगों ने किया भी हुआ है। हम्म। हमने इसके एक्सपीरियंस से हमें कुछ थोड़ा सा पता है इन चीज़ों का, इसलिए पहुंच जाते हैं हम लोग क्रिमिनल्स तक अपनी कैपेबिलिटीज से, अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ, और जो हमारा जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करते हुए। लेकिन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसी तरह जिस तरह हमें साथ साथ खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल तो वो, बिल्कुल। हाँ जी, वो रह वो तो एक जाती है कहीं ना नेशनल कहीं। डेवलपमेंट चलती रहती है साथ साथ। जी अच्छा, बिल्कुल। एक और हमारे पास सवाल है, और ये किसी हद तक मेरा भी सवाल है कि माइनर्स की जो बात हुई है कि ऑफेंडर भी अगर माइनर है, जुवेनाइल है, तो उसमें फिर साइबर लॉ जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता एक मेजर ऑफेंडर में और माइनर ऑफेंडर में। तो डोंट यू थिंक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ये हमारी जो व्यूवर हैं ये कह रही हैं कि आपको नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या कहीं इसको इन हार्मनी प्ले करना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारे ख्याल से देखें, हम्म। फिर वही बात है कि जो जस्टिस सिस्टम तो चल ही रहा है, बट साइबर क्राइम में जो है ना, हम्म। 9th क्लास का बच्चा भी आइडेंटिफाई हमने किया। हम्म। हमने माइनर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वही बात है कि माइनर्स को सजा तक भी हुई और हमारी कोर्ट्स ने दी। डेफिनेटली उन्होंने वो सारा जो भी उसमें एक्ट है, जो भी उसमें कवानीन हैं मौजूद, जिनका हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कोर्ट्स में, जब उस पे डिबेट होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि कौन कौन से ऐसे यानी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, कौन कौन जी। सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ एसोसिएट की जा सकती थी। वो जाहिर है हमारे लॉयर्स जो हैं वो उस पर पूरी रिसर्च करके कोर्ट में आके खड़े होते हैं, तो हमारा भी एक्सपीरियंस होता है। बट इसमें एक चीज़ है, अगर माइनर्स को बिल्कुल आप इसमें निकाल देंगे तो साइबर क्राइम को इसकी असल उसमें इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। हमारा एक मेजर नंबर ऑफ ऑफेंडर्स हैं जो माइनर्स हैं साइबर क्राइम के हम्म। हवाले से। हम्म। वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, वो सोशल मीडिया की हरासमेंट हो। अब देखें, एक के मैटर था हमारे पास, वो एक स्कूल है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल है बड़ा, बहुत अच्छे स्कूल्स में उसका शुमार होता। हम्म। उनको ईमेल्स आ रही थी कि ब्लास्ट कर दिया जाएगा इसको। पूरी आपकी अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसीज हर वीक, हर 10 दिन के बाद उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। यानी एफआईए, उसमें बाकी एजेंसीज, आपकी पुलिस। हम्म। फाइनली एक बच्चा निकला है जो शरारतन ये काम करता था। ओह माय ठीक गॉड। है, अब ओह आप माय। इस चीज को सिर्फ ये सोच लें कि ये स्टूडेंट है, 7th क्लास का बच्चा है, और वो उसने गुस्से में या शरारत में ये काम किया है। बट आप देखें कि उस पे जो आपके रिसोर्सेज हैं स्टेट के, वो कितने लगे हैं। आपको मूव करना पड़ता है, आपको वहां पे कितने वसाइल यूज करने पड़ते हैं उस तक पहुंचने के लिए। तो ये हम तो समझते हैं कि यानी इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों के साथ जाहिर है उस तरह से डील नहीं किया जा सकता जिस तरह हार्डन क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। बट साइबर क्राइम में बहुत सारी परसेंटेज है जो माइनर्स की है जो क्राइम करते हैं। आई थिंक इसलिए कुछ जो हमारे सोशल मीडिया पे मिनिमम एज चेक्स भी होते हैं, वो भी इस वजह से होते हैं कि अगर कुछ ना कुछ अगेंस्ट द लॉ होता है तो फिर दे वुड बी कंसिडर्ड लायबल फॉर वट एवर दे आर डूइंग। एक जी क्वेश्चन बिल्कुल। हमारे पास है, महक मलिक पूछ रही हैं, कैन यू प्लीज सजेस्ट इफ a person is being blackmailed through UK and American numbers, how to proceed, and kindly tell the office timings of Islamabad FIA office.
ठीक है। जी बिल्कुल। कहीं से भी अगर कोई बंदा कर रहा है, आप कंप्लेंट करेंगे तो उसको हम जो इंटरपोल चैनल है, अगर तो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, एम्बेसीज के थ्रू भी किया जाता है। आप खुद भी कर सकते हो एम्बेसीज के थ्रू, FIA भी एम्बेसीज के थ्रू, या इंटरपोल का चैनल हम यूज करके। जो लोग बाहर से, वो अगर वो पाकिस्तानी है फिर तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं उनका ऑलमोस्ट पता होता है इनको, विक्टिम्स को, कि कौन कर सकता है, कौन यानी ये थ्रेटनिंग कॉल्स या जो भी मैसेजेस हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर नहीं भी पता हो, अगर आपको नहीं पता कि कौन है, तो फिर इंटरपोल के चैनल के थ्रू किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वही टाइमिंग 9 to 5 जो है हमारे, हम लोग लेट नाइट तक भी हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, बट पब्लिक डीलिंग आजकल क्योंकि कम है, नहीं है, तो कोशिश ये होती है कि यानी ऑफिस टाइमिंग में ही कंप्लेंट्स को डील किया जाए। तो ये कंप्लेंट की जा सकती है help@NR3C.gov.pk, जो हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। उस पे ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ईमेल एड्रेस है HELPDESK@NR3C.gov.pk, या complaint.FIA.gov.pk। ये FIA का आपको कंप्लेंट फॉर्म मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, यहाँ पे जाके भी कंप्लेंट, इस पे कंप्लेंट सबमिट करवाई जा सकती है। तो जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के करवा दीजिए, उसका रिस्पांस मिल जाएगा आपको। हो ठीक सकता है। है कि आजकल के, हाँ जी जी जी। लास्टली, बिकॉज वी आर ऑलरेडी नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, अगर कोई हमें विक्टिम देख रहा है, कोई ऑर्डिनरी बंदा जो लॉ नोइंग भी नहीं है, लेकिन ही और शी इज बीइंग अब्यूज्ड और हरास्ड, तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले ये कंप्लेंट के लिए आपने ईमेल एड्रेसेस बता दिए, वो ईमेल यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देंगे, कंप्लेंट डाल देंगे। उसके बाद किन किन स्टेप्स से FIA में एक कंप्लेंट गुजरती है, और आइडियली एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है जिसमें केस क्लोज हो जाता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि हम साल साल तो नहीं अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा सवाल आया है हमारे पास। अच्छा, इसमें होता नॉर्मली ये है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, क्योंकि FIA का जो प्रोसीजर है, हमें कंप्लेंट मिलती है, हम उस पर इंक्वायरी लगाते हैं आफ्टर चाइल्ड वेरीफाइंग सेक्सुअल द अब्यूज की कंप्लेनेंट। हद तक अगर हम सिर्फ देखें तो, अभी अच्छा फाइनेंशियल में तो फिर अच्छा बहुत फर्क अच्छा। हो जाएगा ना, ऑनलाइन चाइल्ड अ, सेक्सुअल अब्यूज पे अगर। जी जी, इसमें ये होता है, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो या सोशल मीडिया का कोई मॉडेस्टी से रिलेटेड कोई भी हमारा ऑफेंस हो, जिसमें फीमेल्स को उनकी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, और वो बिल्कुल। FIA के पास नहीं आते कि जो इज्जत थोड़ी सी बची हुई है वो भी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उस पे सेम डे हमारी, अगर ऑफेंडर जो है वो उनको पता है कि कौन है, हम सेम डे भी लोगों को पकड़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि सेम डे बंदे को जाके अरेस्ट किया जाए। उस वो कंटेंट जो है, वो जिसके जरिए वो ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उसको जो है वो कंटेंट को फौरी तौर पे सिक्योर किया जाए, और उस बंदे से, ऑफेंडर से उसको निकाला जाए, और इस उन बच्चों को वापस अपनी लाइफ में लाया जाए। इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। हाँ, बट एक चीज जो लोग जिस पे एतराज करते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई जिनमें वो सेक्शंस नहीं थे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का एलिमेंट नहीं था, जिसमें मोडेस्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का मैटर नहीं था, सिंपल कंटेंट था, ठीक जिसमें है। लोगों ने हमें कहा कि जी इस तरह का कंटेंट है, और हमने रेड्स करके जब बंदे उठाए तो पता चला कि ये तो वो बात ही नहीं थी। तो लोगों ने हमें इस चीज का वो मिसयूज करने की कोशिश की, FIA को, कि हम इनको ये बात करते हैं कि ये सीरियस मैटर है, तो ये फौरी तौर पे बंदा उठा लेते हैं, पता चल जाता है आके। जी हमने बंदे जी। उठाए, हमें पता चला कि ये तो मैटर ही नहीं था। अब क्या है, हम उनसे एविडेंस मांगते हैं कि भाई हमें एविडेंस दो कि वाकई ये चीज, चैटिंग दिखा दो जिसमें ये बात हो,
कि कंटेंट इतना आपका प्राइवेट है कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो स्पॉइल हो सकती है। कंटेंट इस तरह का बच्चों के से रिलेटेड कंटेंट है, तो हमें कुछ एविडेंस तो दें कि ये कितना सीरियस है, तो हम फौरी तौर पे एक्शन कर लेते हैं। लोगों के पास वो एविडेंस नहीं होता हमें दिखाने के लिए, फिर हम थोड़ा सा उसको वेरीफाई करते हैं, हम इंक्वायरी लगा के उनको बुला के जो भी, उस पे फिर लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि एफआईए फौरी तौर पे रिएक्ट या एक्ट नहीं करता, उसकी ये रीजन होती है। लेकिन ये है आई कि थिंक हम, लोगों हमारी की कोशिश होती है हम सेम डे रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लें। है। बिल्कुल, अब ये देखिए, ये बोगस कंप्लेंट्स या फेक कंप्लेंट्स, ये एथिकली ही बहुत गलत है कि आप इदारों को ओवरबर्डन करें फॉर नो रीजंस। एक और हमारे पास सवाल है जी, हाउ टू ट्रेस आर कंप्लेंट्स इन एफआईए, कैन वी कंप्लेंट अगेंस्ट अगेन एज रिमाइंडर, सेकंड कंप्लेन एज अ रिमाइंडर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये असल में ये टाइम ऐसा चल रहा है, मुझे अफसोस होता है इस चीज पे कि किसी बंदे को दोबारा आपसे कांटेक्ट करना पड़े कि मेरा मसला एड्रेस नहीं हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करना भी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। हालात कुछ थोड़े से इस तरह के हो गए, मैं वही बात के पहले ऑफिसर्स कम थे, वो आए हैं, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं। दोबारा कंप्लेंट करने की रीज़न नहीं, इसका हल ये है कि अगर ये इन पर्सन जाके उसको परसू कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो जो लोग हमारे पास इन पर्सन आते हैं, हमें अंदाज़ा मतलब लगता है उनको देख के कि यार बंदा बहुत परेशानी में है। हमारे 15 स्टेशन हैं पाकिस्तान में, ये जिस भी सिटी से हैं, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, इसके अलावा सखर, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गवादर, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, पिशावर, गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारे होपफुली 15 पूरे हो गए। ये 15 हमारे स्टेशन हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं। इन पर्सन जाके कंप्लेंट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है ज़रा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन पर्सन यानी बेहतर है। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, इट वाज सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन, और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो तमाम चीज़ें कवर नहीं हुई या एड्रेस नहीं हो सकी जो इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के क्राइम्स में, जिन पे बात करना ज़रूरी है। होपफुली विल हैव अनदर डिस्कशन सून। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि थैंक आपने यू सो टाइम मच, निकाला और बहुत आपने शुक्रिया। इतनी डिटेल में बताया कि एफआईए कैसे काम करता है, कानून क्या है, और लोगों को बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ऑफिसर्स आके और इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स आके लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हम बैठे हुए हैं आपके लिए, यू जस्ट कम टू अस। सो दैट्स आई थिंक अमेजिंग, और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। इसी के साथ द सेशन इज रीचिंग टुवर्ड्स द एंड। आई वुड वांट टू थैंक एवरीवन हु हैज वॉच्ड दिस वीडियो। जो लोग नहीं देख सके वो बाद में हमारे ऑफिशियल पेज पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब वंस अगेन। मुझे दीजिए इजाज़त, एक और सेशन के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।